हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक हो, खुश हो, स्वस्थ हो। आई एम सचिन। वेलकम टू माय चैनल द रिव्यू बॉक्स। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर करें और अपने कीमती बहुत ही वैल्यूएबल अपने कमेंट्स को डालना न भूलिए। तो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द रिव्यू बॉक्स टुडे। आज के वीडियो का टाइटल है नाटो रिजेक्ट्स बाइडेन्स प्लान टू गिव फाइटर जेट्स टू यूक्रेन, रशिया यूक्रेन वॉर। प्रशांत धवन। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है जिसका मैं कहूंगा काफी पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है यूरोप पर। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले न्यूज़ फैल गई थी कि यूएसए ने एक प्लान बना लिया है कि ये लोग फाइटर जेट भेजेंगे यूक्रेन को और इसमें पोलैंड निभाएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका। बहुत इस पर आर्टिकल पब्लिश हुए कि बाइडेन अब फाइटर जेट भेज रहे हैं यूक्रेन में और अब रशिया को चुनौती मिलेगी। अब हुआ यहाँ पर क्या है कि पोलैंड ने ऑल टुगेदर जो ये सारे रूमर्स थे, जो भी इस पर एक्चुअली रूमर्स नहीं कहना चाहिए, यूएस ने तो अपनी तरफ से कह दिया था। यूएस ने कह दिया था कि ये लोग क्या करेंगे कि अपनी तरफ से रवाना करेंगे F-16 जेट यूएसए देगा यूरोपियाई देश पोलैंड को। पोलैंड क्या करेगा कि यहाँ पर ये F-16 को अपनी एयरफोर्स में डाल देगा और जो इनके पास पुराने MiG-29 पड़े हुए हैं यूएसएसआर के ज़माने के, हालांकि पोलैंड यूएसएसआर का पार्ट था नहीं मगर वॉर्सो पैक्ट के अंडर इनको भी बहुत सारे फाइटर जेट मिले थे। तो जो ये MiG-29 है पोलैंड के पास, ये दे देगा पोलैंड यूक्रेन को और फिर यूक्रेन की सेना इन फाइटर जेट्स को यूज़ करेगी रशिया के अगेंस्ट। पोलैंड ने ओपनली यहाँ पर कह दिया है कि यूएसए फेक न्यूज़ फैला रहा है, यूएस की गवर्नमेंट अपने आप बातें बना रही है कि हम तैयार हो गए हैं इस डील के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग रशिया से यहाँ पर उलझना नहीं चाहते, हम लोग अपने फाइटर जेट यूक्रेन को इस वक्त नहीं देने वाले। अब मुझे पता है आप में से कुछ लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर एक बात बताइए, यूएसए एक नेटो देश है, पोलैंड भी एक नेटो देश है, तो पोलैंड की सरकार ओपनली कह देगी कि यूएसए यहाँ पर फेक न्यूज़ फैला रहा है। तो देखिए बिल्कुल यही हुआ है, आपके सामने है। पहले एंथोनी ब्लिंकन यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह गए थे कि नेटो कंट्रीज ने ग्रीन लाइट दे दी है, इन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि ये लोग फाइटर जेट भेजेंगे यूक्रेन को। जैसे ही ये न्यूज़ सामने आई, पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर खुद एक्टिव हो गए। इनके ऑफिस ने कहा है फेक न्यूज़, ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले, हमने ऐसे किसी भी चीज़ के लिए यूएसए के साथ एग्री नहीं किया, ये मिस इन्फॉर्मेशन है। नो फाइटर जेट फॉर यूक्रेन। हाँ, रेफ्यूजीज़ को हम हेल्प कर देंगे। रेफ्यूजीज़ को कैसे हेल्प करेंगे? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, यूक्रेन की एक बहुत ही बड़ी बॉर्डर लगती है पोलैंड के साथ, तो ये कह रहे हैं कि जो वहाँ से रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं उनको हम हेल्प करेंगे, मगर हम फाइटर जेट यूक्रेन को नहीं देने वाले। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये ट्वीट है न्यूज़ की। नेक्स्ट आने यहाँ पर जो एंथनी ब्लिंकन ने कहा, यही बात कोट करी। उसके बाद पोलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है ये खुद ही कह रहे हैं फेक न्यूज़, अनफॉर्चुनेटली यू आर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन विद ए कोटेशन फ्रॉम 27/2/2022। हमने किसी और कंटेक्स्ट में बात करी थी, हम यहाँ पर फाइटर जेट भेजकर रशिया से लड़ाई स्टार्ट नहीं करना चाहते। और पोलैंड का देखिए यहाँ पर पूरी बात क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोलैंड रशिया के बहुत करीब है, यूएसए रशिया से काफ़ी दूर है और इनके पास काफ़ी ज़रा मिलिट्री पावर भी है खुद को डिफेंड करने की। जबकि आप अगर देखो होगा यहाँ पर क्या, एक बार रशिया यूक्रेन को कंप्लीटली कब्जा लेता है, जो खैर कुछ हफ्तों बाद महीनों बाद जब भी होता है, थोड़ी बहुत इसमें स्ट्रगल लगेगी, मगर जिस तरीके से रशिया एडवांस कर रहा है, अगर पीस यहाँ पर नहीं होता, शांति समझौता नहीं होता, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि रशियन मिलिट्री ऑल द वे यहाँ पर पोलैंड की बॉर्डर के सामने खड़ी हो जाएगी। उस वक्त पोलैंड क्या करेगा? और ऐसा नहीं है कि अभी रशियन मिलिट्री पोलैंड के पास नहीं है। यहाँ पे आप ये एरिया देख रहे हो, लिथुएनिया और पोलैंड के बीच में जो ये एरिया है ना, ये भी रशिया का ही पार्ट है। इसका नाम है कलिनिनग्राड। यहाँ पे भी रशिया के मिसाइल्स हैं, इनके ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं, इनकी नेवी एक्टिव है। रशिया चाहे आराम से पोलैंड का जो कोस्टल एरिया है इसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पे आप कह सकते हैं फिर तो नेटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए मैं आपको अभी भी कहूँगा, ट्रीटीज इन द पास्ट टूट भी चुकी हैं। आज के समय मैंने कई यूरोप के लोगों से बात करी है, उनसे पूछा है कि आपको 100% भरोसा है कि नेटो की ट्रीटी आपको बचा लेगी? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इससे पहले नेटो को टेस्ट किया गया है बहुत ही बड़े स्केल पर। नेटो का आर्टिकल 5 आज तक सिर्फ एक ही बार यूज़ किया गया है, वो भी यूएसए ने यूज़ किया था जब 9/11 हुआ था। उसके बाद यूएसए ने कहा कि सब नेटो कंट्रीज़ को मिलकर अटैक करना होगा अफगानिस्तान पर। तो नेटो की शुरुआत से लेकर अब तक प्रॉपरली आर्टिकल 5 कभी एक्टिवेट हुआ नहीं है। और कल को कोई बड़ी बात नहीं है
कि पोलैंड और रशिया के बीच में वॉर अगर थोड़ी बहुत स्टार्ट होती है, छोटी बहुत वॉरफेयर स्टार्ट होती है, उस केस में भी यूएस न्यूक्लियर वॉर को लास्ट स्टेज पर बचाने के लिए भी कहे कि जब तक इनके सोल्जर्स कंप्लीटली पोलैंड को कब्जा नहीं देते तब तक हम आर्टिकल 5 एक्टिवेट नहीं करेंगे। दैट कैन हैपन एज वेल। जो कंट्रीज रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है वो ये डर महसूस कर रही है आज के समय। तो पोलैंड की तरफ से आप अगर देखो तो इन लोगों ने ये स्टेटमेंट दी है अपने रीजन में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। ये नहीं चाहते कि रशियन बेयर जिस पे ऑलरेडी सैंक्शन लग चुके हैं, जिस पे ऑलरेडी दुनिया भर का जो भी ये सैंक्शन उठा के फेंक सकते थे, रशिया पे इन्होंने डाल दिया, रशिया पे सैंक्शंस। आज के समय रशिया हैज़ नथिंग टू लूज। और जब एक आदमी, एक देश, कोई भी इंडिविजुअल हो, उसके पास हारने को कुछ ना हो तो उससे डेंजरस कोई नहीं होता। और फिर दूसरी बात यहाँ पर यह भी आती है कि पोलैंड अब यह भी समझ चुका है कि रशिया को बेसिकली उकसा कर ही ये वॉर स्टार्ट करी गई है। अगर यूक्रेन नेटो की मेंबरशिप को लेकर अड़ना जाता तो ये वॉर भी ना होती। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ, 1997 में जब जो बाइडेन यंग थे तब इन्होंने भी सेम बात बोली थी कि रशिया देखिए यूरोप को तभी अटैक करेगा जब नेटो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देगा। मैं चाहता हूं ये जो वीडियो है 1997 की, ये आप देखें। I think the one place where the greatest consternation would be caused in the short term for admission, having nothing to do with the merit and preparedness of the country to come in, would be to admit the Baltic states now in terms of NATO-Russian, US-Russian relations. And if there was ever anything that was going to tip the balance, were it to be tipped in terms of a vigorous and hostile reaction in Russia, it would be that. अब जो बाइडेन यहाँ पर कह रहे हैं कि इनके हिसाब से जो बाल्टिक देश है, बाल्टिक देश कौन से हैं? ये 3 देश, एस्टोनिया, लटविया, लिथुएनिया। जो बाइडेन कह रहे हैं कि जो ये बाल्टिक देश है इनको अगर नेटो में अगर हमने ऐड कर दिया तब रशिया का हॉस्टाइल रिएक्शन आएगा। ये खुद ही ये बात जानते रहे। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये जो बाल्टिक स्टेट्स है इवेंचुअली फिर 2004 में जॉर्ज बुश के टाइम में इनको नेटो में बाद में ऐड किया गया। मगर जो बाइडेन ने 1997 में ये बात कह रही थी कि अगर हम ऐसा करते रहेंगे, अगर लगातार हम रशिया की बॉर्डर के आसपास नेटो मेंबर्स बनाते रहेंगे तो आज नहीं तो कल रशिया का बड़ा रिएक्शन आएगा। और अब देखिए इवेंचुअली रशिया का रिएक्शन आना ही था। मैं ये नहीं कह रहा कि जो यूक्रेन में हो रहा है इट इज़ जस्टिफाइड। ऑब्वियसली सिविलियंस के साथ जो भी हो रहा है इट इज़ हार्ड टू सी, मगर इसमें हम ये बात इग्नोर नहीं कर सकते कि यूएस का भी काफ़ी ख़राब रोल रहा है। यूएस ने भी लिटरली उकसाया था यूक्रेन को कि यू शुड ज्वाइन नेटो। और अब ये बात पोलैंड समझ चुका है कि यूएस के कहने पर आके रशिया के अगेंस्ट स्टेप लेना एक अच्छी पॉलिसी नहीं होगी। पोलैंड एक नेटो कंट्री होते हुए भी यहाँ पर एक न्यूट्रल स्टांस रख रहा है और एक बार वो कह रहा है कि यूएस फेक न्यूज़ फैला रहा है कि इन लोगों ने यूक्रेन को आर्म करने का फैसला कर लिया है। सो उम्मीद अभी के लिए यहाँ पर यही है कि पोलैंड की स्टेटमेंट के बाद जेन्युइनली यूरोप में धीरे धीरे ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगी, रशिया भी कम इनसिक्योर फील करेगा, ऑल टुगेदर थिंग्स विल गेट नॉर्मल। हम उम्मीद ही कर सकते हैं यहाँ पर ऐसा, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि नेटो की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, आपको बताना है कि नेटो की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी है। ऑप्शन ए इंग्लिश रशियन, ऑप्शन बी इंग्लिश फ्रेंच, ऑप्शन सी इंग्लिश जर्मन, ऑप्शन डी इंग्लिश स्पेनिश। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं आप सब लोग इसका आंसर करें। सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, मगर जो लोग सही आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं द राइट। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का जो 18 मंथ कॉम्बो कोर्स है यूपीएससी कोर्स, इसमें स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक यूपीएससी का, क्लिक करो इस लिंक पर। और जो 18 मंथ का कोर्स आप अगर देखोगे यहाँ पे, आप अगर जॉब पिक के प्लान पे, बाय द वे ये जो कॉम्बो पैकेज है इसमें आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो 18 मंथ का पैकेज है इसको आप अगर परचेज करेंगे तो आपको अभी एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, आपके 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा सेव होंगे। उसके ऊपर आप ऑफकोर्स PD10 लगा सकते हैं एंड द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सो यूज़ करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। दोस्तों इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से यूक्रेन पर युद्ध के बादल छाए हुए हैं और जिस तरीके से बहुत जोरदार युद्ध यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहा है। और ईस्टर्न पार्ट जो है आज ही की न्यूज़ है कि कम से कम रशियन लोगों ने ये क्लेम किया है कि 30% ऑफ यूक्रेन टेरिटरी जो है वो उन्होंने क्लेम कर ली है। तो बहुत ही भीषण युद्ध यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहा है। हज़ारों लाखों की तादाद में लोग बेघर हो गए हैं, बच्चे, बूढ़े, स्त्रियाँ,
हर एक जन इस युद्ध की वजह से हम देख रहे कि बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोगों को अपना घर बार, ज़मीन जायदाद सब छोड़कर उन्हें पलायन करना पड़ रहा है और बहुत ही ऐसी विकट स्थिति है और ऐसे वातावरण में मन में यह शंका उत्पन्न होना कि क्या तीसरा महायुद्ध होगा, तो इसके बारे में तो ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। और इस बीच में हम देख रहे हैं कि आग में घी डालने का काम जो है वो निरंतर अमेरिका कर रहा है। आज वो एक प्रकार का चौकीदार बना हुआ है पूरे विश्व में। चाहे फिर आप पहले के उदाहरण अगर हम लोग लेंगे, चाहे फिर वो ईरान है, इराक है, सीरिया है, लीबिया है, जहाँ तक हम देखते हैं कि पोकिंग इज़ नोज इन मिडिल, कि हमेशा से वो अपना वर्चस्व वहाँ पे सिद्ध करने की उसने हमेशा कोशिश की है। और एक तो वो अटलांटिक के उस पार है, तो उसे तो इतना उसका नुकसान उठाना नहीं पड़ता है। पर हम अफ़गानिस्तान में भी हमने देखा कि 20 वर्षों तक वहाँ पर अमेरिकन सेना वहाँ रही और क्या हुआ, अंजाम अमेरिकन सेना को वहाँ से लौटना पड़ा। पर वहाँ के जो आम लोग हैं उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई। वहाँ के जो बच्चे थे उनका जो भविष्य था वो पूरी तरह से तबाह हो गया। तो आज यही हालात जो है हमें यूक्रेन में देखने को मिल रहे हैं। तो आज का अगर हम विषय देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि नाटो, ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आज इसमें कुल मिलाकर अमेरिका को पकड़कर कुल मिलाकर 30 देश इसमें शामिल हुए हैं। और इसमें हम देखते हैं कि हमेशा से एक प्रकार का डोमिनेंस अमेरिका का रहा है। तो और नाटो इसलिए बनाया गया था कि अगर नाटो के जो सदस्य हैं उनके ऊपर अगर कोई शत्रु हमला करता है तो ये समझा जाएगा कि बाकी जो देश है उनके ऊपर भी यह हमला समझा जाएगा और फिर सारी ये देश इकट्ठा होकर उस शत्रु देश पर हमला करेंगे। पर इतने सालों में ऐसा सुनने में नहीं आया कि ऐसा कभी हुआ है। ट्रीटी बनती है, बिगड़ती है। और हाँ, बिल्कुल सही है कि जब अमेरिका के ऊपर जब आतंकवादी हमला हुआ था तो उन्होंने आर्टिकल 5 जो नाटो का है उसको उन्होंने राइज़ किया था और उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया गया था, ये कहकर कि वहाँ पर आतंकवादी छिपे हुए हैं, उसामा बिन लादेन वहाँ पे छिपा हुआ है। तो अगर ऐसा देखेंगे तो बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पर नाटो की सेना जो है इकट्ठी होकर किसी देश के ऊपर आक्रमण कर रही है। अब यहाँ पर देखिए कि यूक्रेन और रशिया को लगकर बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के बॉर्डर है। वेस्टर्न कंट्रीज़ अगर देखेंगे, चाहे फिर वो पोलैंड है, हंगेरी है, रोमानिया है, मोल्दोवा है, स्लोवाकिया है, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। अब इसमें अमेरिका ने ये कह दिया कि भाई हम F-16 पोलैंड को भेज रहे हैं और पोलैंड जो है फिर वो वहाँ से वो MiG-29 विमान जो है, जो कभी किसी समय में उसे रशिया से मिला था, वो यूक्रेन को भेजेगा और इससे फिर यूक्रेन जो है अपने आकाश की जो सीमा है उसको वो सुरक्षित रख पाएगा। पर जैसे ये इन्फॉर्मेशन बाहर आई तो प्राइम मिनिस्टर जो थे पोलैंड के, उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया कि ये बिल्कुल एक फ़ेक न्यूज़ है, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ऐसे हमारी कभी मंशा नहीं रही, ना हमने ऐसा कभी स्टेटमेंट दिया। क्योंकि पोलैंड भली भांति जानता है कि आज नहीं तो कल ये यूक्रेन और रशिया के बीच का युद्ध समाप्त होगा, पर उसे सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ेगा रशिया से, क्योंकि रशिया और पोलैंड की बाउंड्रीज, टेरिटरीज भी बिल्कुल लगकर है। तो शायद कल रशिया जो है आवेश में आकर पोलैंड के ऊपर भी अटैक कर सकता है। और पोलैंड भी एक छोटा सा देश है, तो उसे भी अपने भविष्य के बारे में, अपने लोगों के बारे में उसे भी वो भी सोच रहा है। यानी नाटो का सदस्य होने के बावजूद भी उसे ये सोचने के लिए वो मजबूर है कि अगर वो ऐसा कोई कदम उठा लेता है तो उसके गंभीर परिणाम जो है उसे भुगतने होंगे। और कुछ ही दिनों पहले पुतिन ने बिल्कुल कह दिया था कि अगर नाटो अगर ये प्लान लाती कि नो फ्लाई जोन अगर वो डिक्लेयर कर लेती है, या फिर अगर उन्हें किसी प्रकार से सैन्य मदद करती है, या नाटो के फोर्सेस अगर यूक्रेन में उतरते हैं, तो ये समझा जाएगा कि रशिया के ऊपर ये सीधे सीधे आक्रमण है और इसका गंभीर परिणाम जो है वो सारे देशों को भुगतना पड़ेगा। रशिया को कम मत समझिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मामलों जो मामले हैं उनको ठीक करने के बजाय उसमें और बढ़ाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, उनको उकसाने की कोशिश कर रहा है। और ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है यूक्रेन के, उनको भी ये समझ में आना चाहिए था कि भाई अब देखो ना, उन्हें अभी तक पूरी तरह से ना यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप मिली है, ना नाटो से उन्हें कोई अगर हम लोग देखते तो कुछ खासा उन्हें नो फ्लाई जोन उनको चाहिए था, न उन्हें वो मिला। उन्हें नाटो से सैन्य मदद चाहिए थी, न उन्हें वो मिली। हाँ, आर्म्स एम्यूनेशन ज़रूर वहाँ से उनको
सप्लाई हो रहे हैं, पर लड़ तो वहाँ पे यूक्रेनियन आर्मी, यूक्रेनियन लोग ही लड़ रहे हैं। नुकसान जो है यूक्रेनियन टेरिटरी पर हो रहा है। तो ये 13-14 दिन के बाद क्यों न सही अब यूक्रेन को भी ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर दूर से अमेरिका ये तमाशा देख रहा है, और और इसलिए हमेशा हर कंट्री को ये सोचना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि हमेशा अमेरिका ने अपना ही इंटरेस्ट देखा है। और इसलिए किसी ने खूब कहा है कि बीइंग एनिमी ऑफ यूएस इज़ डेंजरस बट बीइंग फ्रेंड इज़ फेटल, और कितना सच उन्होंने कहा है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि रशिया के ऊपर तरह तरह के फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, उनके क्रूड ऑयल पर, गैस पर बैन लगाए जा रहे हैं, चाहे अमेरिका हो ब्रिटेन हो, तो वो बैन लगा रहे हैं। तो एक प्रकार से पुतिन को वो फाइनेंशियली हो, इकोनॉमिकली हो, वो उन्हें कमज़ोर बनाने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे समय में आप ये सोच सकते हैं कि ये फिर एक बार एक कोट है कि द मोस्ट डेंजरस क्रिएशन ऑफ एनी सोसाइटी द मैन हु हैज़ नथिंग टू लूज़। इट अप्लाइज टू पुतिन। अगर हम उसको इतना भी इंसान को दीवार तक मत उसे धकेल दो कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और हम सभी जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर आर्म्स जो है वो रशिया के पास में है। तो अगर वो न्यूक्लियर बटन अगर उस आवेश में अगर उसके पास कुछ और चारा नहीं रहता है, अगर वो पुतिन उस न्यूक बटन को अगर वो दबा देता है, तो विनाश जो है सिर्फ यूक्रेन का नहीं होगा बल्कि पूरे दुनिया का होगा। तो बहुत ही समझदारी से काम लेना होगा। और इसमें हम देख रहे हैं कि जो बाकी के देश हैं, चाहे फिर वो भारत है, चीन है या फिर टर्की है, वो मध्यस्थता करे, बेलारूस भी मध्यस्थता कर रही है, और ख़ास करके उन्हें ये समझाने की कोशिश हो रही है कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इसमें से हल निकाला जाए। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि आज के इस वीडियो में किस प्रकार से फिर एक बार अमेरिका ने सॉल्यूशन देने के बजाय एक और प्रॉब्लम खड़ा करके रख दिया है। तो ये मेरी अपनी राय है। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी राय इस बारे में क्या है। तो ये इस वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए।